हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइपोल और डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया था और डिस्क्रीट चार्जेस के सिस्टम, डिस्क्रीट चार्जेस के सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना सीख गए थे। और जितने प्रकार के क्वेश्चंस डिस्क्रीट चार्जेस के हो सकते हैं ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, वो सब हमने कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सीखेंगे। और जितने प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं उतने प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। और एंड में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट ही बताऊंगा, शॉर्टकट यूजिंग सेंटर ऑफ मास, जिससे कि 2 लाइन में आप लोग कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम्स का डाइपोल मोमेंट निकाल पाएंगे, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट से। तो सिंपलेस्ट सिचुएशन मैं क्रिएट करता हूं कि आपका एक रॉड है, आपका एक रॉड है ऑफ लेंथ 2L, ऑफ लेंथ 2L, आपके आधे L लेंथ में -Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और बाकी आधे L लेंथ में +Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस तो हैं, परंतु वो पॉइंट चार्जेस नहीं है कि हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा सकें, राइट। तो अब हमें ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू कैलकुलेट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो अब देखिए क्या है कि अब हम लोग पहले तो इसको कुछ ऐसे डाइपोल्स में बांट लेते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट हमको पता हो, और फिर उसके डाइपोल मोमेंट को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। भाई पहले एलिमेंट काटते हैं ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है किसी रॉड के कारण, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज पता करनी, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इसे किसी छोटे छोटे किसी ऐसी चीज़ें बांटेंगे जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता। तो हम लोग क्या करते हैं, एक भाई dx लेंथ का ऐसा बांट लेते हैं, काट लेते हैं। क्यों ऐसा dx लेंथ का ही छोटा सा काटते हैं, क्योंकि dx लेंथ का छोटा सा काटेंगे तो इसे हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे, और इस पॉइंट चार्ज के कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पर पता है। तो अब अगर इसको पॉइंट चार्ज मानते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखेंगे उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे रॉड का मिल जाए, राइट। तो इसी तरह से सबसे पहले हमें इसे
कुछ ऐसे डाइपोल्स में बांटना है जिनका डाइपोल मोमेंट हमको पता। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं कि जैसे अपना ये रॉड है ना, क्वेश्चन का डायग्राम मैं एज इट इज ऊपर छोड़ देता हूं। जैसे अपना ये रॉड है, तो इससे x डिस्टेंस इधर और x डिस्टेंस इधर, इधर dx लेंथ काट लेता हूं और इधर भी एक dx लेंथ काट लेता हूं। तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस साइड के इस dx लेंथ में माइनस dq चार्ज, बहुत छोटा चार्ज होगा, बहुत कम चार्ज होगा ना, तो q की जगह q नहीं लिख सकते, क्या लिख लेंगे dq, तो माइनस dq चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बहुत कम dx लेंथ लिए हैं, जैसे हम पॉइंट चार्ज ले सकते हैं, और इस पॉइंट चार्ज को कितना मैं मान लेता हूँ माइनस dq। इसी तरह से इधर वाला जो dx लेंथ है, चूँकि उधर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और dx चूँकि बहुत छोटा सा होगा तो इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इतने में जो चार्ज होगा उसे मैं मान लेता हूँ कि dq चार्ज। तो इस ठीक बीच वाले पॉइंट से x डिस्टेंस उधर dx लेंथ लिए तो उसमें कितना चार्ज प्लस dq। इस ठीक बीच वाले पॉइंट से x डिस्टेंस इधर dx लेंथ लिए तो इसमें कितना चार्ज माइनस dq। ये दोनों चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो अब ये दोनों मिलकर के एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, कैसा सिस्टम, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, राइट। dq चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट प्लस dq एंड माइनस dq केप्ट एट अ डिस्टेंस 2x। तो ये क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया जिसका डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऐसा, और कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इतना आ गया, बढ़िया। तो हमने अपना जो मोस्ट क्रिटिकल काम था ना वो कर लिया, मतलब 70% क्वेश्चन खत्म। अगर इतना क्वेश्चन सोच लिया कि सबसे पहले हमें इस पूरे सिस्टम को कुछ ऐसे डाइपोल्स में तोड़ना है जिनका डाइपोल मोमेंट अपने को पता है। तो मैंने कैसा डाइपोल तोड़ा कि भाई ठीक बीच से x इधर, एक बहुत पतला सा लेंथ कंसीडर किया dx, और चूंकि बहुत पतला सा लेंथ कंसीडर किया गया है तो इसमें आने वाला चार्ज बहुत कम होगा, जिसे मैं मान लेता हूं माइनस dq, और इसे हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार इससे x डिस्टेंस इधर dx लेंथ कंसीडर किया गया है, तो इसमें आने वाले चार्ज को मैं dq मान सकता हूं, इसे मैं पॉइंट चार्ज के रूप में मान सकता हूं। यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट प्लस dq एंड माइनस dq चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस 2x, ये क्या हो गया, डाइपोल। तो ये अपना वो छोटा सा डाइपोल हुआ जिसमें हमने सिस्टम को बांट दिया। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे डाइपोल होंगे, इधर का इस x को थोड़ा सा इधर बढ़ा दो, इस x को थोड़ा सा इधर बढ़ा दो, एक और डाइपोल मिल जाए। बहुत सारे डाइपोल्स होंगे, सबके डाइपोल मोमेंट्स को हमें ऐड करना है, राइट। तो बहुत सारे डाइपोल मोमेंट्स को ऐड करने के लिए हम कौन से टेक्निक यूज करेंगे, डाइपोल मोमेंट इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करेंगे, राइट। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
अब डी क्यू कैसे लिखा जाएगा? डी क्यू आप लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू dx। ये तो पहले ही पता है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू dx। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो देखो क्यू चार्ज को फैलाया गया है L लेंथ पर, क्यू चार्ज को फैलाया गया L लेंथ पर, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? Q अपॉन L इंटू dx। इसको इसमें पुट कर दीजिए। तो अब आपके पास आ गया है कि dp, इसको हमने इसमें पुट कर दिया, तो dp इज इक्वल टू Q बाई L इंटू dx इंटू 2x। तो p इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है ना, कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले लीजिए, 2Q बाई L x dx, राइट। इधर भी इंटीग्रेट करिए और इंटीग्रेशन इधर भी बनाएंगे तो कांस्टेंट चीज़ें तो बाहर ले ही सकते हैं, तो इसको बाहर ले लिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? लिमिट इधर से इधर जाना चाहता हूं मैं। जब यहां पर रहेंगे, ठीक यहां पर, तो x की वैल्यू कितनी? 0। जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप इधर भी तो बढ़ रहे हो भाई। इधर वाला आपने x डिस्टेंस पर ये वाला एलिमेंट कंसीडर किया, तो ये वाला भी ये तो एलिमेंट कंसीडर किया है, तभी तो एक डाइपोल बना है। तो दोनों तरफ घूम चलने की जरूरत नहीं। आप इधर जा रहे हो तो इधर वाले एलिमेंट्स भी काउंट होते जा रहे हैं, क्योंकि इधर वाला ये वाला एलिमेंट आप कंसीडर करोगे तो केवल इससे अकेले से तो काम बनेगा नहीं, इधर वाला भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों मिलकर डाइपोल बनाएंगे। तो आप जब x को इधर बढ़ाओगे तो इधर वाले एलिमेंट्स अपने आप काउंट होते आ रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो x कहाँ से कहाँ वेरी किया? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक, यानी 0 से लेकर के L तक, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dp, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट हो गया, इज इक्वल टू 2Q बाई L और x dx का इंटीग्रेशन, तो x टू द पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर 1 प्लस 1, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और n के वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर L, तो x स्क्वायर बाई 2, 2Q बाई L, x स्क्वायर है ना, तो पहले अपर लिमिट x के L, तो L स्क्वायर अपॉन में 2 और 0, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो माइनस तो 0 ही हो जाएगा, राइट। तो आपका ये 2 कट गया, ये L कट गया, तो ये कितना आ गया? Q इंटू L, राइट। ये आपका हो गया डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट। अब इसको सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें, ठीक, कि जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास को क्या करते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड का कैलकुलेट करना है या ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज, या बहुत सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते थे कि सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पर एज्यूम कर लेते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे और सही हो जाता था, राइट। जैसे भाई एक बॉल है, उस पर अर्थ का फोर्स निकालना है, तो आप अर्थ को क्या मानते थे कि अर्थ का सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास यानी उसके सेंटर पर रख दिया गया है, राइट। और फिर फोर्स G(m)(m)2 बाई आर स्क्वायर या G(m)(m) बाई आर स्क्वायर निकाल लेते थे, राइट।
तो इसी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चेक करते हैं, लेटेस्ट चेक। मैं क्या कर रहा हूं कि भाई जैसे रॉड है और इस पर माइनस क्यू चार्ज इधर फैला हुआ है और प्लस क्यू चार्ज इधर फैला हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूं कि दोनों चार्जेस को, माइनस क्यू और प्लस क्यू को उठा करके पॉइंट चार्ज के रूप में सेंटर ऑफ मास पर रख देता हूं। तो जैसे इधर वाला रॉड है ये एल लेंथ का, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? ठीक सेंटर पर, इस वाले पार्ट के सेंटर पर। इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास इस वाले पार्ट के सेंटर पर, राइट, यानी L/2 लेंथ पर। तो इस वाले माइनस क्यू चार्ज को मैं ठीक इस वाले पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे रख देता हूं और इस वाले प्लस क्यू चार्ज को मैं इस वाले पार्ट के सेंटर ऑफ मास पर मैं रख देता हूं। ये कितनी दूरी पर आएगा? L/2, राइट। तो अब नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज दैट इज q and the distance between them। कितना आ गया? QL। देखो सेम है, ठीक। इसके पीछे लॉजिक भी है जो कि मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा, राइट। तब तक खुद दिमाग लगाते रहो कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मैं आगे रिंग के केस में, डिस्क के केस में, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सब में कराऊंगा। और सब में ये लॉजिक कि अगर मैं सारे के सारे माइनस क्यू चार्ज को उसके सेंटर ऑफ मास पर और प्लस क्यू चार्ज को उसके सेंटर ऑफ मास पर अगर रख दूं और तब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लूं, तो डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली जो होता है वही आएगा। जैसे इस केस में क्या होना चाहिए था? Q × L। भाई इसको तो हमने बेसिक से एकदम फाइंड किया, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता, राइट। एकदम बेसिक से फाइंड किया है और सेंटर ऑफ मास वाले टेक्निक को यूज़ किया, तब भी इतना ही है, तो हमेशा सही आएगा। इस सेंटर ऑफ मास वाले तरीके को आप कभी भी किसी प्रकार के सिस्टम में यूज कर सकते हैं। मिटाएं इसको। अब अगला चलते हैं हम एक रिंग पर। रोड हो गया ना, रिंग। अब देखो क्या है कि रिंग को भी पहले एकदम बेसिक से फाइंड करेंगे और फिर सेंटर ऑफ मास वाले तरीके से फाइंड करके ये प्रूफ करेंगे कि सेंटर ऑफ मास वाला जो तरीका है वो एग्जैक्टली काम करता है। और इसका जनरल प्रूफ मैं आपको लोगों को लास्ट में दे दूंगा। सपोज एक रिंग है जिसके हाफ रिंग में माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपर हाफ में माइनस क्यू चार्ज, और रिंग का रेडियस है कैपिटल R, और लोअर हाफ ऑफ द रिंग में प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आपको इसका नेट डाइपोल मोमेंट पता करना है, राइट। तो
अब सबसे पहला काम ये होगा अपना कि वो डाइपोल फाइंड करना। जैसे अपने को इसमें -q +q दिख रहा है, तो डाइपोल जैसा कुछ तो बन सकता है, बट एग्जैक्टली अपने को नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें चार्जेस फैले हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से एक डाइपोल बनाते हैं, एक ऐसा डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट हमें पता हो, राइट। फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं ना कि भाई पूरे का डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आप लोग वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करें। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ हिंट देना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को हिंट दे देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जितना आसान नहीं होगा। तो थोड़े सा 2 मिनट लगेगा, आप पहले हिंट को देख लीजिए कि इसमें प्रोसीड कैसे करना है। तो बच्चों देखो, इसमें प्रोसीड कैसे करना है, इसे आप हिंट के रूप में नोट भी कर सकते हैं। कि आप भाई में कुछ नेगेटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज सेलेक्ट करना है जो कि डाइपोल की तरह नजर आए। तो मैं क्या कर सकता हूं कि भाई पहले भी जब रिंग आता था तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते थे, थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट काटते थे, राइट। जब भी रिंग आता था और रिंग को इंटीग्रेट करना होता था, इसमें तो इंटीग्रेट ही करना ना, तो हम लोग क्या करते थे, थीटा पर डी थीटा लेंथ का एंगल का एलिमेंट काटते थे। तो यहां भी ये एलिमेंट काट लेते। अब ये एंगल चूंकि डी थीटा है, बहुत छोटा सा एंगल है, तो ये जो लेंथ हमें मिलेगा सपोज dl, ये भी तो बहुत छोटा सा होगा, तो इसे हम पॉइंट की तरह मान सकते हैं, राइट। और ऊपर वाले पार्ट में -q चार्ज, नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, तो इसमें जो चार्ज होगा सपोज -dq चार्ज, तो इसमें जो -dq चार्ज होगा उसे हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो थीटा पर डी थीटा एंगल का अगर हमने एक एलिमेंट यहाँ पर काटा, तो इस एलिमेंट में जो -dq चार्ज है उसे हम पॉइंट चार्ज की तरह मानेंगे। अब इसके जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट ठीक ऐसा ही एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जाए। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इधर जो एकदम वैसा ही एलिमेंट इधर आएगा, थीटा पर डी थीटा, ये थीटा, तो एकदम इधर उसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट इधर भी एक एलिमेंट, वैसा ही एलिमेंट मिलेगा, परंतु इधर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो इस एलिमेंट में कितना चार्ज रहेगा, +dq। तो अब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट सम डिस्टेंस। अब क्या हुआ, एग्जैक्टली एक डाइपोल मिल गया हमें, और इसका डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। तो सपोज इस डाइपोल मोमेंट को हम dp बोल देते हैं। इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को हम लोग बोल देते हैं dp।
ऐसा होगा कुछ। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, यहां पर ऐसे हो जाएगा, फिर यहां एक एलिमेंट होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा आएगा, यहां पर एक एलिमेंट होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा आएगा। और इन सब के डाइपोल मोमेंट्स को हमें वेक्टोरियली ऐड करना है। तो इन सब के डाइपोल मोमेंट्स को वेक्टोरियली ऐड करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे? इंटीग्रेशन, राइट। और याद रखिएगा, बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूं वेक्टोरियली, राइट। यानी वेक्टर्स ट्रीट करते हुए वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है इन सब का। पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं, पिछले क्वेश्चन में सब एक ही डायरेक्शन में थे, इसलिए हमने डायरेक्टली उनको ऐड कर दिया था। सब एक ही डायरेक्शन में, लीनियर था ना, सब एक ही डायरेक्शन में थे, इसलिए हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया था। इसमें सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब पिछले केस की तरह आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये रहा मेरी तरफ से हिंट। अब मेरे ख्याल से कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं बन रह गया है, अब आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो इससे करके आप डाइपोल मोमेंट निकालें और फिर सेंटर ऑफ मास वाले तरीके से डाइपोल मोमेंट निकालें। यानी ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज ऊपर वाले पार्ट के सेंटर ऑफ मास पर रख दीजिए और नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे रख दीजिए और फिर चार्ज Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम से डाइपोल मोमेंट निकालिए और देखिए दोनों पर दोनों के से सेम आता है कि नहीं आता है। परंतु एक दिक्कत है सर, हम तो सेंटर ऑफ मास ही भूल गए हैं, राइट। तो मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग बता देता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास होता है हाफ रिंग का, आर रेडियस के केस में सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पर होता है, राइट। तो ये है आपका हिंट। और अब आप वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, राइट। और अब मेरे ख्याल से सब लोगों ने सॉल्व करने के बाद इन बातों को सुन रहे होंगे। तो अब मैं इसको सॉल्व करने आता हूँ। तो सबसे पहले अपना वो रिंग क्रिएट करते हैं जिस रिंग पर चार्जेस को फैलाया गया है। ये आपका वो रिंग है। डायमीटर ऊपर वाले पार्ट में नेगेटिव Q चार्ज, नीचे वाले पार्ट में पॉजिटिव Q चार्ज। ये एक वर्टिकल डायमीटर में खींच देता हूं। अब जैसा कि मैं हिंट में बता चुका हूं, इसलिए अब थोड़ा सा जल्दी से करूंगा। थीटा एंगल पर डी थीटा एक बहुत ही स्मॉल एंगल का एक एलिमेंट काटते हैं। तो सपोज ये लेंथ डीएल लेंथ है और इसमें चार्ज कितना है? -dq, ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। तो सपोज -dq चार्ज इसमें है।
तो इधर का माइनस डी क्यू और ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट क्या बैठा है, नीचे वाले लोअर हाफ में प्लस डी क्यू। तो माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू ये दोनों मिलकर के एक डाइपोल बनाए और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कुछ इधर की ओर आएगा, जिसे मैं बोल देता हूं dp, ऐसे। और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, राइट। अब इस dp को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे dp कितना हो जाएगा, dp इज इक्वल टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज dq इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया, रेडियस कैपिटल R है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डायमीटर के बराबर, दैट इज 2r। अब अपने को पता करना है dq, चार्ज कितना है। तो भाई dq हमें पता है कि भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डी से डिनोट करते हैं, इनटू लेंथ, और लेंथ कितना है dl। अब देखिए क्या है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो पूरे अपर हाफ पर कितना चार्ज, माइनस क्यू, तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लेंगे ना केवल, कितना हो गया क्यू। कितने लेंथ में फैला हुआ है, तो भाई रिंग के अपर पार्ट का लेंथ रेडियस r है, तो पूरी रिंग का लेंथ होता है 2πr, तो केवल अपर हाफ का लेंथ कितना हो गया πr, तो लैम्डा की वैल्यू होगी। अब वो dl लेंथ, dl भी तो चाहिए, कितना हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगल, तो dl कितना एंगल बना रहा है d थीटा, तो रेडियस इंटू d थीटा, तो dl इज इक्वल टू रेडियस इंटू d थीटा, राइट। पुट कर दीजिए इस dq में, तो dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा q अपॉन पाई आर इंटू dl r d थीटा, तो r और r कट गया, q अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब dp के लिए, तो dp इज इक्वल टू dq, dq हो गया q अपॉन पाई इंटू डी थीटा इंटू 2r। ये आपका हो गया है dp, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। अब आपने मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्वेश्चन का पार कर लिया है, यानी 70% क्वेश्चन डन। एक डाइपोल फाइंड कर लेना जिसका डाइपोल मोमेंट अपने को पता है, ठीक, क्योंकि इसके बाद आपने को पता है कि अब हम इसको बहुत सारे डाइपोल्स में बांट देंगे और सबका ऐड करना है। तो बहुत सारे डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट ऐड करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। परंतु इसमें एक दिक्कत है बाकी है कि भाई वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड करना है, स्केलर सम नहीं फाइंड कर देना है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे, जैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया जाए तो उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा। ऐसे ही अगर मैं इधर से थीटा एंगल पर सेम ऐसा ही एलिमेंट लूं, एग्जैक्टली सेम, नो चेंज एट ऑल, बस उस कोऑर्डिनेट की जगह अब इस कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली सेम डाइपोल मोमेंट, ऐसा ही डाइपोल एग्जैक्टली जो ऐसा
इधर डाइपोल है वैसा ही डाइपोल इधर क्रिएट हो जाएगा, और अब की बार इसका डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, इधर आएगा। मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा। अगर इधर से थीटा एंगल कंसीडर करने के बजाय मैं इधर से थीटा एंगल लूँ और बाकी सब कुछ वही कि डी थीटा एंगल है, डीएल लेंथ है, तो माइनस जी क्यू चार्ज है, तो ठीक डायमेट्रिकल अपोजिट प्लस जी क्यू चार्ज होगा, तो एक नया डाइपोल मिलेगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा। अगर मैं ऐसा लूँ तो इन दोनों डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा परंतु डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो जब हम डिफरेंट डाइपोल्स को कंसीडर करेंगे ना, तो सबके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, बस ये दिक्कत। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसा थीटा एंगल पर एक डाइपोल हमने इधर क्रिएट किया जिसका डाइपोल मोमेंट इधर आया, वैसा ही डाइपोल इधर से थीटा एंगल पर क्रिएट करेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, राइट। अब हम इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स को वेक्टोरियली ऐड करेंगे। पहले इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो अब देखो बच्चों, अपने पास क्या हो गया है कि भाई एक डीपी इधर, मतलब डाइपोल मोमेंट उधर वाला, एक डीपी इधर वाला डाइपोल मोमेंट, एंगल इधर एंगल इधर, रिजॉल्व कर दीजिए भाई। इन दोनों को इस पर और इस पर रिजॉल्व कर दें। तो मैंने अलग से बस चित्र बना लिया है। इस वाले डीपी को रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा डीपी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल दिया रहता है उस पर कॉस आता है, और उसके ठीक परपेंडिकुलर में क्या आता है, साइन। तो इधर डीपी कॉस थीटा, इधर डीपी साइन थीटा। इस वाले को इधर रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा डीपी कॉस थीटा, और इधर की ओर आ जाएगा डीपी साइन थीटा, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। डीपी कॉस थीटा उधर, डीपी कॉस थीटा इधर, कट गए। बचा क्या, नेट डाइपोल मोमेंट इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, केवल इधर कितना, डीपी साइन थीटा इसके कारण, डीपी साइन थीटा इधर किसके कारण, कितना आ गया, 2 डीपी साइन थीटा। यानी कि आपको नेट डाइपोल मोमेंट इन दोनों का मिला करके कितना मिल जाएगा, 2 डीपी साइन थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट 2 डीपी साइन थीटा, ठीक नीचे की तरफ। तो अब देखो बच्चों क्या है कि आप इधर जितने भी एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे उनके एकदम ठीक काउंटर पार्ट्स इधर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो दोनों के डाइपोल मोमेंट्स का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो ठीक इसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो अब चूंकि अगर हम दो पेयर्स का डाइपोल मोमेंट के रिजल्टेंट की बात करते हैं तो इन पेयर्स के डाइपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट ठीक इसी डायरेक्शन में आएगा, तो सबकी डायरेक्शन सेम हो गई। तो अब हम इनको स्केलर्स की तरह डायरेक्टली इंटीग्रेट या सम कर सकते हैं, राइट। ठीक, तो चलिए अब बस इंटीग्रेट करना काम बाकी रह गया है। तो पी नेट
डीपी नेट हम क्या लिख सकते हैं, 2 dp साइन थीटा इज इक्वल टू 2 dp की वैल्यू कितनी आई, 2r को इधर लिख लेता हूं, 2qr अपॉन पाई इंटू डी थीटा, यह हो गया आपका dp इंटू साइन थीटा, राइट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो dp नेट को इंटीग्रेट करेंगे तो p नेट हो जाएगा, और इसमें से कांस्टेंट टर्म्स हम बाहर लेते हैं पहले, तो 4qr अपॉन पाई, क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, केवल साइन थीटा डी थीटा, राइट। अब लिमिट्स, अब देखो बच्चों क्या है कि हम यहां पर जब इस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले एलिमेंट को अगर हम कंसीडर करें 0। और याद रखिए जब आप इस वाले एलिमेंट को कंसीडर कर रहे होंगे तो यह वाला एलिमेंट अपने आप कंसीडर्ड है, क्योंकि उधर यह वाला थीटा 0 तो इधर वाला भी तो थीटा 0 कंसीडर हो गया। तो आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ पर जब पहुँचे तो ये वाले एलिमेंट को आप कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट अपने आप कंसीडर हो गया, यानी आप इधर आगे बढ़ रहे हैं तो इधर भी, इधर वाले एलिमेंट्स भी काउंट होते आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इधर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इधर वाले एलिमेंट्स भी काउंट करते आएंगे, और फाइनली सारे एलिमेंट्स कब कंसीडर हो जाएंगे, जब आप यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, यानी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to 90 डिग्रीज, या इसी को बोलते हैं π/2, राइट। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है, इस वाले चीज़ को मैं चाहता हूं कि आप खुद से कर लें, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस थीटा, राइट। और फिर आप लिमिट्स पुट कर देंगे फ्रॉम 0 to 90, तो ये पूरी चीज़ जो है ना ये 1 आ जाएगी, इतना तो कर सकते हैं ना भाई। तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट मिल गया 4qr अपॉन पाई, ये पूरा इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा। बहुत आसान सा है, नहीं मानेंगे, कर दूं, ठीक। तो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to 90 इज इक्वल टू माइनस कॉस, पहले अपर लिमिट पुट करिए 90, कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 तो कॉस 90 0, माइनस 0 माइनस कॉस थीटा, अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो कॉस 0 होता है 1, कितना आ गया, ये तो 0 इसको छोड़ ही दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया +1, तो इतना आ गया है, राइट। नोट कर लीजिए। और अब हम इसको सेंटर ऑफ मास वाले तरीके से निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं कि एग्जैक्टली सेम आएगा। जैसे देखो ये आपका रिंग है ऑफ रेडियस r, तो अपर रिंग का सेंटर ऑफ मास
अपर हाफ का सेंटर ऑफ मास 2r/π डिस्टेंस पर, राइट। तो अपर हाफ में जो चार्ज है, कितना चार्ज है, -q, उसको अपर हाफ के सेंटर ऑफ मास पे रख दो। अपर हाफ का सेंटर ऑफ मास 2r/π डिस्टेंस पर, तो अपर हाफ का चार्ज अपर हाफ के सेंटर ऑफ मास पर, लोअर हाफ का सेंटर ऑफ मास 2r/π डिस्टेंस नीचे, तो लोअर हाफ का सारा चार्ज +q लोअर हाफ के सेंटर ऑफ मास पर। यही तो बताया गया था ना कि जो +q और -q है उनके रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास पर आप रख दीजिए। तो -q को मैंने उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, +q को मैंने उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, राइट। तो अब डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कैसे रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या हो गया 2 इंटू 2r/π, तो कितना हो गया 4qr/π, राइट। ठीक है, अपर हाफ वाले चार्ज को अपर हाफ के सेंटर ऑफ मास पर जो कि 2r/π डिस्टेंस पर था, लोअर हाफ वाले चार्ज +q को उसके सेंटर ऑफ मास पर जो कि 2r/π डिस्टेंस पर है, और फिर हमने डाइपोल मोमेंट निकाल लिया। देखिए एग्जैक्टली सेम आया 4qr/π, तो इसमें भी हमने प्रूफ कर दिया कि एग्जैक्टली सेम आता है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं। डिस्क मान लीजिए कि -q अपर हाफ पर एक डिस्क में, +q लोअर हाफ पर एक डिस्क में, ठीक, ऑफ रेडियस r, तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करिएगा। इसी क्लास में करना है, ठीक। तो इसको इसी क्लास में कर लेते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करें। तो अब देखिए ये एक डिस्क है ऑफ रेडियस R, अपर हाफ नेगेटिवली चार्ज्ड और लोअर हाफ पॉजिटिवली चार्ज्ड। अपर हाफ में -q चार्ज है, नीचे वाले हाफ में +q चार्ज है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दोनों चार्जेस। इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो दोनों तरीके से निकालेंगे। एक अपना बेसिक डाइपोल मोमेंट वाला तरीका, डाइपोल मोमेंट निकालने वाला तरीका, और दूसरा सेंटर ऑफ मास वाले तरीके से। कुछ लोगों को सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ डिस्क नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैंने लिख दिया है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ डिस्क 4r/3π, ठीक। तो जिन्होंने अब तक दोनों तरीकों से नहीं सॉल्व किया है उनके पास अब भी मौका है, वीडियो पॉज करें और पहले सॉल्व करें। मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ठीक। तो वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सलूशन देखें, मैं सॉल्व करता हूं। अब देखिए क्या है कि इससे पहले भी बहुत बार हम लोग डिस्क के क्वेश्चंस कर चुके हैं, आई मीन इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चंस। तो जब भी हमें डिस्क मिलता है और जरा भी आभास होता है कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम डिस्क को कैसे बांटते हैं, बहुत पतले पतले रिंग्स में। चाहे सेंटर ऑफ मास निकालना हो, चाहे चार्ज डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, चाहे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो,
जब भी डिस्क को इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो हम डिस्क को किस में बांटते हैं? बहुत पतले पतले रिंग्स में। तो मैं भी एक स्मॉल आर रेडियस का रिंग और डी आर थिकनेस का रिंग बना लेता हूं। ये आर बदलता रहेगा, तो ये आर बदलता रहेगा, तो ये डिस्क बहुत सारे रिंग्स में, सपोज करिए हमने बांट दिया है, मतलब ऐसा आर को बदलेंगे तो मतलब क्या है कि हम इस रिंग डिस्क को बहुत सारे पतले पतले रिंग्स में बांट दिए हैं और उन पतले पतले रिंग्स का निकाल करके ऐड करेंगे। तो बहुत सारे रिंग्स हैं, तो ऐड करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? इंटीग्रेशन की, राइट। बस इसके लिए क्या है कि हमें रिंग का रिजल्ट पता होना चाहिए कि भाई रिंग के लिए क्या है। जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं तो रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या चार्ज्ड डिस्क कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो रिंग के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह से चूंकि इस केस में हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट, तो हम रिंग में बांट तो रहे हैं लेकिन हमें रिंग का रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक। वो तो हमने अभी किया, ये लास्ट केस क्या था, रिंग का था कि अगर किसी रिंग के हाफ पोर्शन पर प्लस क्यू चार्ज है और बाकी हाफ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना आता था, और रेडियस कैपिटल आर है तो 4QR/पाई। रिजल्ट अभी याद नहीं है तो पेज पलट के देख लें। रिंग पर अगर हाफ में प्लस क्यू चार्ज और बाकी हाफ में माइनस क्यू चार्ज है और रेडियस कैपिटल आर है, तो रिंग का रिजल्ट आता था 4QR/पाई, जहाँ पर क्यू उस रिंग पर चार्ज का मैग्नीट्यूड और आर उसका रेडियस। तो यहाँ पर अपर डिस्क चूँकि निगेटिवली चार्ज्ड है और लोअर डिस्क चूँकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो जो हमने रिंग काटा है उसके अपर हाफ में हम मान सकते हैं कि बहुत छोटा सा एक नेगेटिव चार्ज होगा अपर रिंग में, तो जिसे मैं माइनस डी क्यू बोल देता हूँ, और लोअर रिंग में बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होगा जिसे मैं प्लस डी क्यू बोल देता हूँ, राइट। तो अपने इस पतले से रिंग का डाइपोल मोमेंट, बहुत पतला सा रिंग है ना, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी बहुत कम होगा, तो इसलिए मैंने इसको डीपी लिख दिया है। अपने इस पतले से रिंग का डाइपोल मोमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, 4/पाई तो कांस्टेंट टर्म, रिंग पर चार्ज Q, तो अपने इस पतले से रिंग पर कितना चार्ज है, dQ। रिंग का रेडियस कैपिटल R, तो अपने इस पतले से रिंग का रेडियस क्या है, स्मॉल r, ठीक। तो जो हमने पिछले केस में डिराइव किया उसमें रिंग पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था वो Q, अपने में क्या है, dQ। जिसका हमने अभी लास्ट में डिराइव किया उसमें रेडियस कितना था, कैपिटल R, अपने वाले केस में रेडियस कितना है, स्मॉल r, राइट। तो अपने इस रिंग का डाइपोल मोमेंट अपने को मिल गया। बस इसी को अच्छी तरह से लिख के और इंटीग्रेट कर देना है, ठीक। अब तो कर सकते हैं ना, अब तो वीडियो पॉज कर लें जिनका नहीं हुआ है, ठीक। तो अब देखो बच्चों, अब मैं लिखूंगा dq हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया, डिस्क का एरिया नहीं और ना ही इस रिंग का एरिया, ये पतला सा स्ट्रिप जो दिख रहा है ना, इसका एरिया लिखना है,
तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी ऐसी चीज़ का एरिया लिखना हो तो उसे काट के ऐसे ओपन कर दें। और एक बात याद रखिएगा बच्चों कि पूरे रिंग का चार्ज नहीं लिखना है ADQ, या तो अपर हाफ के चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखिए या तो लोअर हाफ के चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखिए। तो जो हम एरिया लिखेंगे वो भी केवल हाफ रिंग का ही लिखेंगे। तो हाफ रिंग को अगर हमने काट के फैलाया तो लेंथ कितना आ गया भाई? पूरा रिंग होता तो 2πr, आधा ही रिंग है तो कितना बनेगा? πr। 2πr पूरे रिंग का लेंथ हो जाएगा पेरीमीटर। हमने सिर्फ हाफ एरिया लेना है तो हाफ पेरीमीटर लेना है तो कितना हो जाएगा? πr। और चौड़ाई कितनी? dr, राइट। तो आपका जो एरिया है DA ये हो गया है आपका, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, DA इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज πr dr। अब देखो बच्चों DQ लिखने के लिए सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है आपका चार्ज अपॉन एरिया, राइट। तो चार्ज केवल हाफ डिस्क को कंसीडर करिए क्योंकि नेट चार्ज लेंगे तब तो 0 हो जाएगा। तो केवल हाफ डिस्क पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना? Q, और हाफ डिस्क का एरिया कैपिटल R रेडियस है πr² अपॉन 2 यानी 2Q अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर, राइट। तो अब देखो बच्चों DQ कितना आ जाएगा? सिग्मा DA। तो सिग्मा इंटू DA, सिग्मा है 2Q अपॉन πr², DA है πr dr। तो पाई और पाई कट गया, कितना बचा? 2Q अपॉन कैपिटल R² इंटू πr dr, राइट। अब इस DQ को उठा के इसमें पुट करो तब आपको मिलेगा DP, राइट। तो आप क्या करो ना, 4r/π पहले लिख लेते हैं। अब क्या लिखना है? केवल DQ। तो DQ क्या है ये? तो DQ हो गया है 2Q अपॉन कैपिटल R² πr dr, राइट। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख दें। 4 2 जा 8, 8Q अपॉन πr², सॉरी पाई और पाई कट गया, ये पाई एक्स्ट्रा आ गया क्या? DQ इंटू, ओहो यहाँ पे गलती हो गई, पाई पाई यहाँ कट चुका था तो यहाँ पर पाई नहीं आएगा और फिर यहाँ पर पाई नहीं रहेगा, तो यहाँ पर बस पाई नहीं रहेगा, ये गलती, सॉरी। तो अब अगर आप इसको सजा के लिखेंगे तो 8Q अपॉन पाई कैपिटल R² स्मॉल r² dr, ये आपका हो गया DP। अब इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक। अब DP को इंटीग्रेट करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो आपका P नेट
इंटीग्रेट करेंगे इसको तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूं, 8q अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। डिस्क कितने रेडियस का है? कैपिटल आर का। तो स्मॉल आर 0 से स्टार्ट करेंगे सेंटर से, और कहाँ तक जाना है? सरफेस तक, सॉरी पेरिफेरी तक। तो स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर जाएगी? 0 से कैपिटल आर, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है कि 8q अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन यानी r टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका हो जाएगा r टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। तो इसका हो जाएगा स्मॉल r टू द पावर 3/3। कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल R। तो ये हो गया आपका 8q अपॉन पाई आर स्क्वायर। पहले अपर लिमिट पुट करिए, कैपिटल R क्यूब अपॉन 3, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, और 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कट गया। तो ये आपका बच गया है ऐसा q इंटू 8r/3 पाई। इतना आ गया, राइट। अब सेंटर ऑफ मास वाले तरीके से निकालते हैं। तो अब अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास वाले तरीके से करूंगा, अगर तो देखो क्या है, जैसे डिस्क है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई पर, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस। भाई माइनस क्यू को उसके सेंटर ऑफ मास पर यानी अपर हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास पर, जो कि इस सेंटर से कितना ऊपर होगा? 4r/3 पाई पर। लोअर हाफ के प्लस क्यू चार्ज को लोअर हाफ के सेंटर ऑफ मास पर, जो कि कितना नीचे होगा? 4r/3 पाई पर, राइट। ऐसा मजूम कर सकते हैं। नेट डाइपोल फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि माइनस क्यू को उसके सेंटर ऑफ मास पर रख दीजिए और प्लस क्यू को उसके रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास पर रख दीजिए, और फिर डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। तो मैंने यही काम किया। अपर हाफ डिस्क में जो चार्ज है वो अपर हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास पर, लोअर हाफ डिस्क में जो चार्ज है वो लोअर डिस्क के सेंटर ऑफ मास पर, राइट। और अब आप फाइंड कर लीजिए पी नेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा? 2 × 4r/3 पाई। तो ये कितना हो गया है आपका? Q × 8r/3 पाई। देखिए एग्जैक्टली सेम आया है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को ये फील आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास वाला तरीका रियली वर्क कर रहा है, ठीक। तो अब आप
को जब भी कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो अब आप बेधड़क बेहिचक सेंटर ऑफ मास वाला तरीका लगा सकते हैं। पूरे नेगेटिव चार्ज को एक पॉइंट चार्ज की तरह उसके सेंटर ऑफ मास पर और पॉजिटिव चार्ज को उसके सेंटर ऑफ मास पर रख करके पॉइंट चार्जेस का सिस्टम मानते हुए डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर दीजिए और हमेशा सही आएगा। ठीक, अब तो पूरी फील है ना, तो अब एकदम बिंदास सेंटर ऑफ मास वाला तरीका लगाना है। अब हम लोग निकालते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ अ चार्ज्ड hollow sphere. Suppose एक hollow sphere है, hollow sphere of radius capital R, जिसके अपर हाफ में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लोअर हाफ में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड सपोज अपर हाफ में माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जा रही है और लोअर हाफ में प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो अब आपको इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये बड़ी दिक्कत, सर सेंटर ऑफ मास तो पता ही नहीं, भूल गए। ठीक है, चलो बता देते हैं। हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास हॉलो हेमीस्फीयर का, सॉरी हॉलो स्फीयर का तो उसके सेंटर पर ही हो जाएगा ना। हॉलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो है वो r/2 पर होता है अगर स्फीयर का रेडियस कैपिटल R। अब तो कर सकते हैं ना, सॉल्व करिए। ठीक, बाकी मैं सॉल्व करता हूं। अब देखिए क्या है कि भाई हमसे बोला गया था कि सेंटर ऑफ मास लगाने के लिए कि जैसे स्फीयर है तो नेगेटिव चार्ज को उसके सेंटर ऑफ मास पर और पॉजिटिव चार्ज को उसके सेंटर ऑफ मास पर रख देते हैं। तो सपोज नेगेटिव चार्ज -q है और पॉजिटिव चार्ज +q है, तो -q अपर हाफ वाले -q को उसके सेंटर ऑफ मास पर यानी r/2 ऊपर रहेगा हाफ वाली लाइन से, और लोअर हाफ वाला +q चार्ज r/2 नीचे रहेगा। ठीक, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? सिंपली q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज r/2 प्लस r/2, कितना हो जाएगा? q इंटू r। और q की वैल्यू कितनी भैया? तो निगेटिव वाला चार्ज लिख दीजिए या तो पॉजिटिव वाला चार्ज लिख दीजिए, किसी एक का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो q की वैल्यू कैसे लिखेंगे? चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया, तो किसी एक ही का लिखना है, यानी हाफ हॉलो हेमीस्फीयर का लिखना है, सॉरी टोटल चार्ज तो नहीं लिखना ना। तो एरिया भी किसका लेंगे? टोटल चार्ज नहीं लिखना है, हाफ का ही लिखना है, तो एरिया भी किसका लेंगे? हाफ हेमीस्फीयर का, दैट इज
हाफ स्फीयर का, दैट इज हेमीस्फीयर का। ठीक, तो हेमीस्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमीस्फीयर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो पी नेट कितना आ गया 2 पाई सिग्मा आर क्यूब। ठीक, सिंपल एनफ। अब इसी में वो पूछ सकता है कि अगर चार्ज डेंसिटी सेम रखी जाए और रेडियस डबल किया जाए तो डाइपोल मोमेंट कितने टाइम्स हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आता रहेगा तब तो ये आसानी से आ जाएगा, नहीं तो फिर करते रहो इंटीग्रेट। याद है ना, हॉल हेमिस्फीयर को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो वैसा वाला थीटा पर डी थीटा ऐसे काटना पड़ता है। याद है, ऐसा चौड़ा आता था, नहीं याद है, टेंशन मत लो, आप सेंटर ऑफ मास लगाओ अगर नहीं याद है तो। ठीक, अब नेक्स्ट एंड लास्ट, सॉलिड हेमिस्फीयर पर चलते हैं। सॉलिड स्फीयर पर चलते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो ये वाला पार्ट तो मिटा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक सॉलिड स्फीयर है और आप जानते हैं कि हम केवल स्फीयर बोलेंगे तब भी वो सॉलिड स्फीयर ही होगा, बाय डिफॉल्ट ये मीनिंग है। तो एक स्फीयर है जिसके अपर हाफ में नेगेटिव चार्ज है, जिसके चार्ज डेंसिटी दी गई है रो कूलम पर मीटर क्यूब, माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब। अपर हाफ में नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वॉल्यूम डेंसिटी है माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब, और लोअर हाफ में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे वॉल्यूम में, और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है प्लस रो कूलम पर मीटर क्यूब। माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब अपर हाफ में, लोअर हाफ में प्लस रो कूलम पर मीटर क्यूब। इसको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, राइट। तो अब सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, लोगों को यही नहीं पता होगा, तो जिन लोगों को पता है वो पॉज करें और आगे सॉल्व करें, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं सेंटर ऑफ मास लिख देता हूं। हॉलो स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास कितना हो जाता है 3r/8, बेस से 3r/8 ऊपर। अब तो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूं सब लोग करने के बाद रिज्यूम करके देख रहे होंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम, ऊपर वाले चार्ज का अपर हाफ के नेगेटिव चार्ज को मैं माइनस क्यू मान लेता हूँ, लोअर हाफ के पॉजिटिव चार्ज को मैं प्लस क्यू मान लेता हूँ। दोनों तो सेम आएगा ना बच्चों, केवल प्लस माइनस का फ़र्क है। वॉल्यूम डेंसिटी भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, अपर हाफ लोअर हाफ, राइट। तो अपर हाफ के सेंटर ऑफ मास पर माइनस क्यू चार्ज, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज लोअर हाफ के सेंटर ऑफ मास पर। तो अपर हाफ का सेंटर ऑफ मास 3r/8 ऊपर और लोअर हाफ का सेंटर ऑफ मास 3r/8 नीचे। तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट, चार्ज किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा 3r/8 प्लस 3r/8 या फिर 3r/8 इंटू 2, दैट इज क्यू 3r/4। अब क्यू की वैल्यू लिखनी है, वेरी सिंपल, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। याद रहे
केवल आधे का चार्ज लिख रहे हैं तो वॉल्यूम भी केवल आधे का लिखेंगे। तो पूरे का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया चार्ज, केवल क्यों लिखा है हमने, इंटू 3r/4 इंटू 3r/4, राइट। तो 3 और 3 कट गया, 2 2 जा 4, राइट। तो ये कितना बच गया, 3 3 कट गया, r⁴ बच गया, और नंबर में π/2 रो r⁴ P नेट। एक एडवांस टाइप का अगर वो बनाना हो MCQ, तो सिंपली बोल सकता है कि रो वगैरह सेम है, रेडियस डबल हो गया, तो बताइए डाइपोल मोमेंट कितने टाइम्स हो जाएगा सेम सेटअप में, राइट। तो ये हमने सीखा डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोटा के अलावा आपका कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, कोटा में भी कुछ एक आध ही टीचर पढ़ाते हैं इसको। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल 3 पार्ट्स में डिराइव किया जाता है। एक है आपका ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल या ऑन द लाइन ज्वाइनिंग डाइपोल, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, एंड एट अ जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।